ओम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ज़रूर शादी पहले सानवी की होनी चाहिए क्योंकि हमें बहन बेटियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सानवी ने गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी छा गई थी, मगर वह चुप रही। ओम ने बात चालू रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे विदेश जाने से पहले कायरा से मेरी शादी हो जाए और उसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। ये सुनकर पल भर के लिए पूरे कमरे में बिल्कुल चुप्पी छा गई। फिर कौसल्या देवी तेजी से बोली, कायरा को ले जाने की ज़रूरत क्या है? लड़की जात है, यहीं पर रह लेगी। ओम ने निगाह भरकर अपनी दादी को देखा, पल भर को रुका। अब पहले से ज़्यादा मजबूत शब्द था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ मैं रहूँगा वहीं मैं अपनी पत्नी को रखूँगा। दादी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे किसी तरह का हंगामा और बहस नहीं चाहिए। सविता देवी ने अपनी नज़रें रघुनाथ साहब की तरफ घुमाई। रघुनाथ साहब ने कुर्सी पर अपना पाँव बदलकर सीधे से बोले, ये जो कह रहा है वही ठीक है। आखिर इसे बाहर जाना है, ऐसे में ठीक होगा कि ये पहले कायरा से शादी कर ली जाए, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाए। ओम ने सिर हिलाया। जी, और मैं चाहता हूँ ये शादी इसी हफ्ते संडे को रखा जाए। बस ज़रूरी रिश्तेदारों को ही बुलाया जाएगा। शादी में बिल्कुल सादगी होगी। मैं ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहता हूँ। सानवी ने पहली बार अपनी जुबान खोली थी। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, मगर फ़िक्र में दिखाई दे रही थी। भाई, कायरा की इच्छा है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। वह बचपन से ये सपना देखती आई है। आप ऐसा मत कीजिए। ओम बिल्कुल सख्त शब्दों में बोला। नहीं सानवी, कोई ज़रूरत नहीं। धूमधाम में अक्सर नज़र लग जाती है और कायरा बहुत मासूम लड़की है। उसको बहुत जल्दी नज़र लगती है। मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सविता देवी ने बेटे को देखते हुए सिर हिला दिया। रघुनाथ जी बोले, हाँ, ये तो ठीक ही कह रहे हो। कायरा जल्दी बीमार हो जाती है। ठीक होगा कि एक छोटी फंक्शन की जाए। कौशल्या देवी ने अपनी बातों पर मोहर लगाई और जैसे फैसला हो चुका हो, फिर सुखद शब्दों में बोली, अगर सबका यही फैसला है तो मेरी तरफ से भी हाँ होगी। इसी संडे को शादी कर लेते हैं। कमरे की हवाओं में अब गंभीरता फैल गई थी। हर किसी के दिल में अपने अपने ख्याल उथल पुथल हो रहे थे। सानवी ने चुपचाप आंखें झुका ली। सविता देवी ने तसल्ली भरी सांस ली और गौतम साहब ने गहरी नज़र ओम पर डाली। मगर ओम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दिल ही दिल में खुशी की एक लहर महसूस कर रहा था। आखिरकार वह पल भी पास आ गया था जिसका वो बरसों से सपना देखता आया था। बचपन से जिस मोहब्बत को दिल में पाला था, अब वही मोहब्बत उसकी ज़िंदगी की जीवन साथी बनने वाली थी। ये एहसास उसके दिल में इतना खुशी भरा था कि पल भर को कमरे की सारी सख्ती और बहस पीछे रह गई थी। कायरा के कमरे में नरम सफ़ेद बल्ब की रोशनी जल रही थी। दीवार के साथ लगी लकड़ी के रैक पर कायरा के मेकअप के बॉक्स बिखरे हुए थे। बेड पर लेटी हुई वो मोबाइल पर रील चला रही थी। कंबल में लेटे लेटे मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सविता देवी के साथ सानवी अंदर दाखिल हुई, वह दरवाजे की ओर चौंकी। जल्दी ही दोबारा स्क्रीन पर नज़र जमा ली। सविता देवी ने सख्त शब्दों में बोला, लड़की, तुम्हें होश होना चाहिए। उठकर बैठो, बात करनी है तुमसे। कायरा ने मोबाइल से नज़र हटाकर चेहरे पर वही मासूमियत और शक लिए उन दोनों को देखा। फिर मोबाइल बंद करते हुए बोली, क्या बात है मैडम जी, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। बड़े बड़े लोग मेरे कमरे में आए हैं, बताइए क्या हुआ। सविता देवी उसके बेड के बिल्कुल पास बैठ गई। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। कायरा ने ये देखकर पलकें झुका ली। सानवी भी उसके बिल्कुल बराबर में बैठ गई। माहौल के इस बदलाव को देखकर वो परेशान सी हो गई। दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग अलग था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ डरा देने वाला सीन हो। सविता देवी कायरा को देखते हुए बोली, मुझे अपनी गुड़िया से कुछ बात करनी है। कुछ वक्त मिल सकता है? सविता देवी उसका हाथ थामे हुए नरमी से बोली। कायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। जी आंटी जी, बिल्कुल। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपको वक्त देने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सविता देवी ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी सानवी के बराबर ही जानती हूँ और तुमने भी मुझे अपनी माँ माना है। उसी हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। कायरा ने भोलेपन में अपनी पलकें झुका ली, सिर दोबारा हिलाया और विश्वास से बोली, बिल्कुल मानूंगी आंटी जी। आपने जो भी फैसला किया होगा वही मेरा फैसला होगा। आपने मुझे बचपन से पाला है। सविता देवी ने उसका हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम लिया और थोड़ा झुककर धीमी आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही कायरा की आंखें खुशी से चमक उठी।
वह लगभग उछलकर बेड पर सीधी बैठ गई और खुशी से चिल्लाई, सच में बताइए ना आंटी जी, आप मजाक तो नहीं कर रही? क्या आपने सच में मेरी शादी तय कर दी है? सानवी ने अपने होंठ काटे और नज़रें झुका ली। कायरा अभी भी बहुत ही जोश में दिखाई दे रही थी। वह बोली, यानी अब मुझे ये बायोलॉजी और फिजिक्स पर जोर नहीं देना पड़ेगा, यानी अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा और उनके फार्मूले नहीं रटने होंगे। हे भगवान, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेंगी। थैंक यू सो मच। वह खुशी में झूम रही थी, अपने हाथ जोड़कर जैसे भगवान से प्रार्थना कर रही हो। फिर अचानक सानवी के तरफ देखकर बोली, देखा मैं कितनी खुश हूँ। अब तो बस दुल्हन बनना बाकी है। सानवी ने उसे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठों पर वह मुस्कुराहट पूरी ना हो सकी। उसकी आंखों में गम झलक रहा था। अगला शब्द कायरा के लिए कितना बड़ा झटका बनने वाला है। सविता देवी ने बात आगे बढ़ाई, पर एक बात सुन लो, पहले ये पूछ तो लो कि किसके साथ तुम्हारी शादी तय की है। कायरा ने उनकी बातों को जैसे हवा में उड़ा दिया और बेड पर उछलकर बैठते हुए बोली, आंटी जी, आप जिस मर्जी के साथ मेरी शादी तय करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस शादी होनी चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। सानवी ने गहरी सांस ली, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, हौसला रखो, सुन तो लो माँ क्या कह रही है। लेकिन कायरा ने उनकी गंभीरता को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया और तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। अरे सानवी, आप इतनी टेंशन वाली शक्ल क्यों बना रही हो? मुझे तो बस ये खुशी है कि मेरी शादी हो रही है, बाकी किसके साथ ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सविता देवी और सानवी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कमरे की हवा में एक अनजाना सा सुकून फैल गया था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से जरा जरा हिल रहे थे, मगर अंदर का माहौल इतना बोझल हो चुका था जैसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा हो। कायरा ने अपनी चमकती आंखों से दोनों को देखा और तेजी से बोली, अच्छा तो बताइए किसके साथ तय की है मेरी शादी? लड़का कौन है, क्या करता है, परिवार कौन सा है, नाम क्या है, सब बताइए ना। उसकी आवाज़ में बचकानी सी खुशी, शक और चहल पहल थी, जैसे किसी बच्चे को गिफ्ट का डिब्बा दे दिया गया हो और वो बेसब्री से उसे खोलना चाहती हो। सविता देवी ने एक पल को कायरा को देखा और फिर गंभीरता से बोली, तुम दोनों बच्चे आपस में खेल कूद कर जवान हुए हो। तुम दोनों एक दूसरे को और एक दूसरे के परिवारों को भी जानते हो और वो क्या करता है ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। कायरा कायरा हंसती, दोनों हाथों की हथेलियां बजाने वाले अंदाज में ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो और भी ज़बरदस्त बात हो गई। अगर मैं उसे बचपन से जानती हूँ तो फिर और भी आसान हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सविता देवी धीमी आवाज़ में बोली, हाँ खुशियाँ तो ज़रूर होंगी, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वह लड़का तुम पर अपनी जान निछावर करता है। अब कायरा के चेहरे से खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंटी को गौर से देखा और गंभीर शब्दों में बोली, आंटी जी, मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। सीधा सीधा बताइए ना, लड़का कौन है, नाम क्या है उसका? क्या सच में आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दी है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी ओम से हो रही है। आंटी जी, मैंने तो कभी ओम को उस नज़र से नहीं देखा, मैं क्यों उनसे शादी करूँगी? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से की हालत में झलक रही थी। आंखों में आंसू तैरने लगे। सावित्री देवी ने नरमी से मगर मजबूत शब्दों में बोला, यह हमारा फैसला नहीं, बड़ों का फैसला है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद ही ये तय हो गया था। तुम्हारे पिता को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं। गौतम साहब ने भी कहा है कि बस तुम्हें बता देना। ये सुनते ही कायरा के सब्र का बांध टूट गया था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह काफ़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी, नहीं, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करूँगी। सारी ज़िंदगी मेरी उनसे डर डर कर बीती है। आप चाहती हैं कि शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी ऐसी नर्क हो जाए? मैं कभी नहीं करूँगी ये शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पापा को भी मना कर दूँगी, मैं ओम को भी मना कर दूँगी। वह बहुत गंभीर होकर अपने जज्बातों में डूब पड़ी। आवाज़ ऊंची हो गई थी, मैं मर जाऊँगी आंटी जी, लेकिन उनसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये कहकर हिचकियों के साथ रोती हुई तेजी से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आई। सानवी ने अपने आंसू सब्र से पीने की कोशिश की, मगर दिल में एक दर्द सा उठा। उसने अफसोस भरी नज़र उस सावित्री देवी को देखा, हल्के से नामे सिर हिला दिया। उसकी आंखें कह रही थी कि यह फैसला ठीक नहीं। सावित्री देवी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बेकाबू सी हो गई थी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। पर्दे हिलते रहे। कमरे के अंदर कायरा के रोने की दबी दबी आवाज़ घूमती रही। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी चरम सीमा पर बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ा था, खिड़कियों से छनकर कमरे में उतर रहा था।
हवेली की दीवारों पर सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे हर चीज़ किसी दबाव में आ गई हो। कायरा का चेहरा रात भर रोने से इतना सूजा हुआ था कि आंखें बड़ी मुश्किल से ही खुल पा रही थी। उसने सुबह से एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था। वह बिस्तर पर अकेली पड़ी रही, मगर आंखों के पानी से उसका तकिया पूरा गीला हो गया था। ये खबर कौसल्या देवी तक पहुंच गई थी और ओम तक भी, मगर दोनों के तेवरों में कोई नरमी नहीं आई। सब अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। दोपहर के खाने के बाद कौसल्या देवी ने नौकरानी के हाथ खबर भिजवाई कि कायरा को जल्दी मेरे कमरे में बुलाया जाए। ये खबर सुनते ही कायरा ने दिल पर हाथ रखा, जैसे किसी अदालत में उसे ले जाया जा रहा हो। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई उठी, आंखों पर हाथ फेरा, मगर सूजी हुई पलकों से आंसू छुप ना सके। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो कौसल्या देवी के कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उनसे हल्की सी आवाज़ में उनका आदर किया, उनके पैर छुए। कौसल्या देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में सख्ती और शब्दों में घमंड था, जैसे उनके एक एक शब्द से फैसला टपक रहा हो। कायरा को देखते ही वह तेज शब्दों में बोली, क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? ये क्या नखरेबाजी कर रही हो? कायरा की पलकें झुक गई और होंठ कांपने लगे। दिल की घबराहट आंसुओं की सूरत में बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दादी जी, मुझे नहीं करनी ये शादी ओम से। आप लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कभी भी आप लोग मुझ पर ये जोर ज़बरदस्ती नहीं कर पाते। ये सुनते ही कौसल्या देवी सीधी होकर बैठ गईं। आंखों में गुस्से की चमक थी। वह भारी शब्दों में बोली, जुबान चलाना बंद करो। मेरे सामने ये ड्रामा मत दिखाओ। ये रोना धोना यहाँ मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाला। तुम्हारी शादी हर हाल में इसी संडे को होगी, मेरे पोते ओम के साथ, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ है तो अपने पास रखो। कायरा ने डरकर उनकी आंखों की तरफ देखा, मगर दिल की तड़प होठों पर आ गई। वह सिसकती हुई बोली, दादी जी प्लीज़, मुझे नहीं करनी उनसे शादी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिताऊंगी? कौसल्या देवी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया और कड़कदार आवाज़ में बोली, डांटता है इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी फ़िक्र करता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। जो डांट तुम्हें महसूस होती है वह असल में उसकी मोहब्बत है। और अब बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब एक शब्द भी नहीं सुनना। अगर तुमने संडे के दिन किसी भी तरह का तमाशा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध बाकी नहीं रहेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। अपनी सज़ा के लिए तुम तैयार रहना। उनके शब्द किसी तेज धार छुरी की तरह कायरा के दिल पर उतर गए थे। उनके कदम लड़खड़ा गए और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दादी जी प्लीज़, मुझ पर तरस करिए। मुझ पर, मैं मर जाऊंगी लेकिन ओम से शादी नहीं करूंगी। कौसल्या देवी के चेहरे पर जरा सी नरमी आई थी। वह धीमे शब्दों में बोली, मैंने जो फैसला कर लिया है वो पत्थर की लकीर जैसा है। ये सुनते ही कायरा ने एक आखिरी बेबस निगाह उन पर डाली। आंखों से आंसू गालों पर बहते रहे, मगर उसकी गिड़गिड़ाहट सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। वह रोते रोते दरवाजे की तरफ बढ़ी और भागती हुई कमरे से निकल आई। रास्ते में हिचकियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही, मगर कौसल्या देवी के कमरे में बिल्कुल चुप्पी छाई रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। संडे का दिन भी सर पर आ पहुंचा था। उसकी लाख विनती और हाथ जोड़ने के बावजूद सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। हवेली के आंगन में बहुत ही खूबसूरत मंडप सजाया गया था। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था और जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू हर जगह फैली हुई थी, मगर उस खुशबू में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। माहौल में खुशी के बजाय एक तनाव सा छाया हुआ था। मेहमान कुर्सियों पर गंभीरता के साथ बैठे हुए थे। सब जानते थे ये शादी किसी की खुशी से ज़्यादा बड़ों के फैसलों का नतीजा है। आंगन के बिल्कुल बीचों बीच मंडप सजा हुआ था। वहाँ कायरा को दुल्हन के कपड़ों में बिठा दिया गया था। मंडप में पीली साड़ी में बैठी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई नाजुक कली या स्वर्ग की कोई अप्सरा उतरकर उस मंडप पर आ बैठी हो। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। वह बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को मोड़ रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि रात भर उसने नींद नहीं ली। उसके बराबर में खानदानी पगड़ी पहने, सफ़ेद कपड़ों और पीली धोती में ओम बैठा था। चेहरे पर गुरूर, आंखों में सख्ती, जैसे वह अपने आसपास के शोर शराबे से बिल्कुल अलग हो। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि ये शादी कोई खुशी का उत्सव नहीं, बल्कि एक रस्म के तौर पर निभाई जा रही है। उसके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई थी। पास ही कौसल्या देवी कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथों में रुद्राक्षी माला गिन रही थी। आंखों में तसल्ली थी। वह बारी बारी आंखों से मेहमानों की तरफ देख रही थी
और फिर बड़े सुकून से अपने पोते और होने वाली बहू को देखकर सिर हिलाती। उनके चेहरे पर वही तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का अरमान आज पूरा होने जा रहा हो। कुछ पल के बाद पंडित जी ने अपने कार्यक्रम शुरू किए। हवन जल चुका था, उन दोनों को साथ बिठाया जा चुका था, मंत्र पढ़े जा रहे थे, शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। लेकिन कायरा के दिल पर वही पत्थर सा बोझ और डर था। उसकी आंखें आंसुओं से भीगती जा रही थी। पंडित जी ने कहा, बेटी खड़ी हो जाओ, अफेरों को मुहूर्त है। उस वक्त उसके कानों में जैसे किसी ने पिघलता हुआ लोहा डाल दिया हो। उसने धीरे से अपने शरीर को समेटा और उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। पल भर के लिए उसका दिल चाहा जोर से चिल्लाकर ये सब मना कर दे, मगर आसपास बैठे सबकी नज़रें कौशल्या देवी की शक्ति याद आते ही उसकी सांस रुक सी गई। उसकी पलकों से आंसू बह निकले और कांपते हुए वो पंडित जी के बोले गए मंत्रों के हिसाब से फेरे लेने लगी। रोते रोते उसने बड़ी मुश्किल से सारे फेरे पूरे किए थे। कायरा की नज़रें ज़मीन पर ही गड़ी हुई थी, आंखों से आंसुओं की लकीरें बह रही थी। उसने आखिरी फेरा लेते हुए लगभग ज़मीन पर बैठ गई। मेहमानों ने नज़रें चुरा ली, कोई उसकी कमज़ोरी देखना ही नहीं चाहता था। फिर पंडित जी ने ओम की तरफ मुँह किया और बोले, बेटे तुम्हें ये सारे वचन निभाने हैं और अपनी पत्नी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ओम बिल्कुल खामोश था। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं था, ना ही कोई हिचकिचाहट। आंगन में बैठे लोगों ने रस्म के तौर पर आशीर्वाद लिए। सबने मुस्कुराकर ओम को और कायरा को बधाई दी, मगर उस शोर में कायरा के दिल की सिसकी दब गई थी। कायरा ने सिर झुकाए रखा, उसके आंसू साड़ी के पल्लू के अंदर छुप गए, मगर दिल में चीख अब भी गूंज रही थी। मैं नहीं चाहती थी ये शादी करना। वक्त धीरे धीरे गुजर गया। शादी के बाद उसे ओम के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे का दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ खुला। 2 दिनों की तैयारी और शादी के थकन के बाद हर तरफ सुकून फैला हुआ था, मगर अंदर एक अजीब सा दबाव छुपा हुआ था। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और हल्की खुशबू से सजा हुआ था। छत पर लटके झूमर की रोशनी कमरे में खुशबू फैला रही थी। ओम दरवाजे पर खड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी नई दुल्हन को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक सी गई। सामने कायरा कांपते हाथ में एक तेज छुरी लिए बैठी थी, जो सीधी उसकी कलाई पर रुकी हुई थी। उसके आंसू साड़ी के अंदर छुपे नहीं थे, बल्कि साफ उसके होठों पर बह रहे थे। जैसे ही उसने अपने कलाई पर दबाव डाला, ओम एक झटके से आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ से छुरी छीनकर एक तरफ फेंकी और गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। पागल हो गई हो? ये कैसी हरकत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कायरा हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, मुझे नहीं करनी ये शादी। घर वालों ने ज़बरदस्ती की है, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन सारी ज़िंदगी घुट घुट कर नहीं बिता सकती। मेरी माँ ने भी यही ज़िंदगी बिताई थी, हर वक्त दब कर डर कर, और फिर मर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही हो। ये कहते ही वो दोबारा छुरी की तरफ लपकी। ओम ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से बिस्तर पर बिठा दिया। उनकी आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी थी। वह झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और उसमें तुम शामिल हो। मैं कभी भी तुम्हें अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा, समझी तुम? बचपन से तुम मेरे दिल में हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? कायरा रोते हुए कांपते हुए शब्दों में बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपको मोहब्बत थी तो आप हमेशा मुझे क्यों डांटते रहते थे? ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, हर वक्त रोक टोक करते रहते थे, और अब आप कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं क्यों विश्वास करूं? आप झूठ बोल रहे हैं। ओम ने गहरी सांस ली, थोड़ा नरम शब्दों में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कभी मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ। पत्नी हो तुम मेरी, शादी की है तुमसे, खेल नहीं किया। और जो मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। मैंने कभी तुम्हें दिल दुखाने के लिए कुछ नहीं बोला। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कायरा तुम अभी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ करने लगोगी। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। कायरा का दिल जैसे भीतर से पिघल गया हो। वह रोते हुए उसके सामने झुक गई और धीरे से उसके सीने से लग गई। उसका दिल बेहद भारी हो रहा था। उसके आंसू ओम के कमीज को भिगो रहे थे। मुझे नहीं करनी थी ये शादी, वो एक बार फिर बोली। ओम ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने सीने से लगा लिया। बस बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वह धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा, उसको अपने सीने से काफ़ी देर तक चिपकाए रखा, जब तक कायरा ने ओम को नहीं छोड़ा।
उसके डीप गले ब्लाउज से उसका खूबसूरत फिगर यूं ही झलक रहा था। ओम ने उसे धीरे से कान में कहा, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने एक दिन तुम्हें कोरियन सीरियल देखते हुए देखा था और मैंने तुम्हें नहीं टोका था। तुम सुहाग रात का सीन देखकर बड़ी बेताब हो रही थी। मैंने तुम्हें छुप कर देखा था। मैं उसी वक्त मचल गया था, तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारी चाहत के लिए। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उनकी किस वाली सीन भी तुम बड़ी चाहत से देख रही थी। अब बताओ, क्या मैं वैसा लग रहा हूँ या नहीं, या तुम्हें उससे भी ज़्यादा रोमांटिक पति चाहिए? कायरा अपनी नज़रें झुकाकर शर्मीले अंदाज में होंठ कांपने लगी। उसके होंठों से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। जिस आदमी को उसने उस रूप में कभी नहीं देखा था, आज वही रूप लिए उसके सामने खड़ा था। बेहद हैंडसम और जवान था। कायरा का पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसने धीरे से कायरा के डीप गले ब्लाउज के नीचे पीठ पर किस किया, जिसे वह सिहर उठी थी। उसे ओम का ये रूप देखकर उसका दिल मचल उठा था। ओम ने कायरा को बाहों में भरकर बिस्तर पर लाया। उसके डीप गले ब्लाउज को निहारते हुए पूछने लगा, कायरा, ये कपड़े तुम्हें चुभ नहीं रहे? निकाल दो इसे। और ये देखो, ज्वेलरी से तुम्हारे गले में निशान पड़ रहा है। इसे दोबारा सुबह पहन लेना। अभी सब कुछ रिमूव कर दो। वो मोटी मोटी आंखों से ओम को निहार रही थी। ओम ने धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी और फिर उसके ब्लाउज को उसके तन से अलग किया और उसके लहंगे को उसकी कमर से अलग किया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर ओम बेकाबू हो गया था। उसके होठों पर किस करता हुआ उसे घायल कर गया था। वह आनाकानी कर रही थी, शर्मा रही थी, कांप रही थी, लेकिन वह उन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कायरा को इतना बेकाबू कर दिया कि उसने अपने आप को उसके हवाले सौंप दिया था। अब वो धीरे धीरे सिसकियां लेती, बार बार उसके हाथों को नीचे करती, लेकिन वह तो कायरा के जिस्म में ऐसे समा गया था। कायरा भी खुद बहकती चली गई। एक चीख तेज हुई, उसके बाद सहज सहज सारी रात एक दूसरे के जिस्म से सुकून पाते रहे। कमरे में गुलाब की खुशबू, रोशनी की नमी और दुल्हन की सिसकियों का मिला जुला माहौल फैल गया। ओम की नज़र छुरी की तरफ उठी, जो फर्श पर दूर गिरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर ही अंदर एक फैसला किया। बेहद धीरे से अपनी सांसें उसकी सांसों से जोड़ दी। ये बेहद नरमी और प्यार से किया गया था। उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था। वो पल भर के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। वह धीरे धीरे उसमें गुम होने लगा। कुछ पल उसने हल्की सी हिम्मत की थी, लेकिन उसके हर व्यवहार पर इतनी नरमी थी, वह बिल्कुल सुन्न हो गई थी और बेकाबू होकर खुद को अपने पति के हवाले कर गई थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। 6 महीने बीत चुके थे। जिंदगी की वे कड़वी बातें आंसू जैसे कहीं छुप गए थे। आज किचन में कायरा अपने ही अंदाज में बैठी थी। सामने छोटा सा थाल रखा गया था, उसमें खट्टा अचार रखा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ एक एक निवाला मज़े से खा रही थी। उसका चेहरा भरा सा मगर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। माँ बनने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। इसी बीच किचन का पर्दा हिला। कौशल्या देवी छड़ी पकड़े हुए अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर झुंझुलाहट थी। उन्होंने एक नज़र कायरा को देखा, तुरंत बोल उठी, हे भगवान, ये लड़की तो मेरी जान पर बनी है। अरे ये क्या हरकत कर रही हो? अगर तेरे पति ने ये सब करते हुए देख लिया ना तो सीधी टांगे तोड़ देगा। कायरा ने बड़ी बेफिक्र से एक और निवाला मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं दादी जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सावित्री देवी ने गुस्से वाले अंदाज में आंखें घुमाई। हाँ हाँ, बस हम ही तुमसे नफरत करते हैं। मैं कहती थी ना, सुकून से शादी कर लो, जिद और हंगामा क्यों चाहती हो? लेकिन तुम्हें तो पूरे घर सर पर उठाना था। अब देख लो, हर वक्त पति की माला जाप करती रहती हो। कायरा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि किचन के दरवाजे पर ओम नजर आया। वह सीधा आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी प्लेट के पास रख दी, जिसमें ताजे खट्टे फल रखे हुए थे। उसके होठों पर नरमी मुस्कुराहट थी। वह झुक कर बोला, आखिर क्यों न खाए खट्टी चीज़ें? मुझे बहुत पसंद है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ये कहकर उसने कायरा के सिर पर नरमी से किस किया। कायरा की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी, मगर दिल में सुकून उतर आया। सावित्री देवी के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह दोनों को देखते हुए बोली, सदा खुश रहो और सुहागन रहो, मगर अपनी पत्नी को जरा सा समझा दो। ये खट्टी चीज़ें यूं ही खाती फिरती है, फिर इसका पेट खराब होगा। अब तो जिस हाल में है, उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर पेट में कुछ हो गया और कोई उल्टी सीधी दवा खा ली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये है ज़िद्दी, बिल्कुल भी सुनती नहीं है मेरी।
ओम ने एक पल के लिए कायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत झलकी थी। उसने हल्की सी आंखें घुमाई तो कायरा ने तुरंत रोने जैसी सूरत बना ली। ये मुझे हर वक्त डांटती रहती है, क्या आप भी मुझे डांटोगे? ओम के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने ना में सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अब तो सिर्फ तुम नहीं, हमारी औलाद तुम्हारे साथ है, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होंठों पर चमक उतर आई, जैसे वह सारा बोझ जो कभी उसके दिल पर था अब धीरे धीरे उतर चुका हो। ओम ने उसके माथे पर नरमी से प्यार किया। सावित्री देवी ने दोनों को देखते हुए दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। उनके होंठों पर हल्की सी प्रार्थना थी, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। किचन में उस पल एक अजीब सा सुकून था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी, मगर किचन के अंदर सिर्फ हकीकत जगमगा रही थी। वह हकीकत जो बता रही थी कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नज़र आती है। 6 महीने पहले जो लड़की मौत को गले लगाने पर तुली हुई थी, आज ज़िंदगी को सीने से लगाए बैठी थी। जो रिश्ते उसे कैद लगते थे, वही उसके सुकून का सहारा बन गए थे। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वह हकीकत नहीं, सिर्फ एक मोड़ होता है। असली कहानी उसके पीछे छुपी होती है। हम अक्सर उस पार देख नहीं पाते। ज़िंदगी के इम्तिहान सख्त ज़रूर होते हैं, मगर कभी कभी उन्हीं में वह सुकून छुपा होता है जिसकी हमें तलाश रहती है। कायरा की माँ एक विदेशी औरत जरूर थी। दोनों परिवारों का विदेश में बहुत बड़ा कारोबार था। ये दोनों दोस्त एक साथ ही रहा करते थे। कायरा की माँ की शादी ज़बरदस्ती की गई थी। वह किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने कुंदन सिंह से उसकी शादी कर दी थी। कुंदन सिंह और रघुनाथ दोनों ही एक ही गांव में रहा करते थे। कुंदन सिंह ने शादी के बाद गांव में शिफ्ट होकर अपनी पुरानी हवेली में रहना शुरू कर दिया था, और कुंदन सिंह रघुनाथ बिल्कुल भाइयों जैसे रहा करते थे। इन लोगों के बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई थी, लेकिन अचानक कायरा की माँ की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। कायरा की माँ को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और उनकी बेटी अकेली रह गई थी। वे मरते दम तक अपनी बेटी का हाथ सावित्री देवी को पकड़ाकर चली गई और उनसे वादा करवाया था कि अपने बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी करोगी। सभी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था और उसी दिन ये शादी तय हो गई थी। लेकिन ये बात कायरा को नहीं बताई गई थी। वे बहुत छोटी थी। उस वक्त वह सिर्फ 2 साल की थी और ओम 10 साल का था। इसी वजह से ओम को ये बात मालूम थी, लेकिन कायरा को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह बहुत छोटी थी और उसे उसी तरह पाला गया जैसे उसकी माँ ने पाला था। कुंदन साहब ने दोबारा शादी नहीं की थी और वो फिर से विदेश में अपना कारोबार संभाल रहे थे, जबकि रघुनाथ यहाँ गांव की सारी खेती बाड़ी और ज़मीन संभाल रहे थे। इन दोनों परिवारों में आपस में बहुत ज़्यादा लगाव था। तभी ये शादी सबकी सहमति से हुई थी और इन दोनों के लिए अच्छी साबित हुई थी। लेकिन कभी कभी ऐसी शादियाँ नुकसान भी दे जाती हैं। यहाँ ये दोनों बच्चे आपस में प्रेम कर बैठे थे, तो बात यहीं पर थम गई। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।